मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है और सारे बच्चे अपने अपने एग्ज़ाम में लगे हुए होंगे और सारे बच्चे अपने परीक्षा में बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, जो भी किताब पढ़ा है, उसी से क्या हो रहा है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है, मतलब बहुत इजी नहीं कह सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन आ रहा है। और वैसे विद्यार्थी बुक किताब को कई बार पढ़ा होगा, 2-4 बार अगर पढ़ लिया होगा तो उसे कहीं से बहुत संशय नहीं क्या होता। क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, क्वेश्चन के लेवल बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आसान उनके लिए लग रहा है जो बुक पढ़ा है। और बहुत सारे बच्चों को आदत होता है नोट्स से पढ़ने का, तो वह समझ उससे क्या होना है विद्यार्थी, अब आगे की तैयारी में क्या होना है, बचना है। हम यहाँ पे चूंकि कल आपके 10th का साइंस का पेपर होने वाला है और 10th के जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न जो आएंगे, आशा करते हैं कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में कितना ही पैटर्न चेंज होता है, वो पूछा जाता है। तो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, समझना है। आपकी तैयारी पहले से पर्याप्त है, आपने खूब बढ़िया पढ़ा है, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। तो विद्यार्थी अब सिर्फ इसे क्या करने के बाद रिकॉल कर लेना है। आपकी जो क्वेश्चन पहले से याद है उसमें कुछ इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लेना है, ताकि अगर इसमें से भी आ जाए तो आपको समस्या वहां पर ना हो। ठीक है ना? चलिए, देख रहे हैं यहाँ पे 40 को ही मात्र क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। भौतिकी नहीं, सब लगभग जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन सबसे है। चलिए, क्वेश्चन है विद्यार्थी, चलिए क्वेश्चन है विद्यार्थी, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटक का नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देता है। मतलब सूर्य के प्रकाश के वह कौन सा घटक है जो हमें विद्यार्थी दिखाई नहीं देता है। तो जवाब आना चाहिए विद्यार्थी, वह कौन है। एक है व्यक्ति औरत, जो ऊष्मा के रूप में हम महसूस करते हैं, और दूसरा है पराबैंगनी, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है और कीटाणु शोधन में उपयोगी होता है। यह क्या है भाई, हम इस किरण को क्या होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं सूर्य के प्रकाश में कई घटक होते हैं, जिनमें से केवल हम दृश्यमान स्पेक्ट्रम ही हमारे आंखों को क्या होता है दिखाई देता है, और जो कुछ है जो अदृश्य घटक जो हमें क्या होता है विद्यार्थी दिखाई ही नहीं पड़ता है। जैसे जब हम वर्ण विक्षेपण, आपको याद होगा जब वर्ण विक्षेपण देखते हैं तो सर हमें विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम में रंग दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें औरत किरण और पराबैंगनी किरण का होता है दिखाई नहीं पड़ता है। तो वर्ण विक्षेपण भी याद रखना है, इंद्रधनुष भी याद रखना है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है भी याद रखना है, दृष्टि दोष याद रखना है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम याद रखना है, कांच से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख याद रखना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं यह याद रखना है। इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी याद रखना है विद्यार्थी। अगला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। तो जवाब है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक वैज्ञानिक घटना है जिसमें किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। नाभिकीय संलयन सबको याद है विद्यार्थी, याद रख, नाभिकीय संलयन, जैसे नाभिकीय संलयन आए तो नाभिकीय संलयन के साथ नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन के साथ नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय विखंडन में अंतर भी आपके दिमाग में रखना है। तो नाभिकीय संलयन, तो जब छोटे छोटे नाभिका होते हैं टूट करके, यह एक प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक बहुत उच्च तापमान और दबाव में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम नाभिकीय संलयन। यह आम भाषा में कहा जाए तो सर जब 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं जिसे अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, उसे हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। उत्तर लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर देखिए, उत्तर लेंस अवतल लेंस में सर पहला अंतर तो ये हो जाएगा, आसानी से देखिए, रटना नहीं है। उत्तर लेंस सर बीच में क्या होता है, देखिए विद्यार्थी, यह उत्तर लेंस है, यह क्या होता है बीच में मोटा होता है, अवतल लेंस बीच में पतला होता है। एक अंतर। दूसरा अंतर सर, इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्या गरज है, बहुत सारा पूछता है 2 नंबर, तम 2 नंबर का काम करेंगे, रट्टा रट्टी वाला काम करती, समझ रखना है। ठीक है ना? तो अवतल लेंस और अवतल लेंस का अंतर भी हो गया, देखिए है ना, किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। यह प्रकाश के समांतर किरण पुंजों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है।
किनारों पर यह मोटा होता है, बीच में पतला होता है, प्रकाश किरण को फैला देता है, इसे अपसारी कहते हैं। आंख की समंजन क्षमता, जैसे आंख की समंजन क्षमता जब आ जाएगा तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपके आंख के दिमाग में आना चाहिए, मोतियाबिंद आ जाना चाहिए, दृष्टि दोष आ जाना चाहिए, दृष्टि निर्बाध आ जाना चाहिए। तो चलिए, तो आंख की समंजन क्षमता वह प्राकृतिक क्षमता है जिसके द्वारा हमारी आंखें अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है। यानी कि हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो क्या होता है, हमारे आंख की जो क्षमता होती है, क्या होता है, फोकस दूरी को अपने आप क्या होता है, या समायोजित कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बायोगैस क्या है, तो बायोगैस संयंत्र देखिए विद्यार्थी, बायोगैस संयंत्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें जैविक कचरे जैसे कि पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और रसोई के अपशिष्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम देखिए, याद रखिए एक बार और हम क्या किए थे, बताए थे विद्यार्थी। तो इसमें क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में क्या होता है, तो विद्यार्थी इसमें धारा की दिशा क्या निर्धारित करता है, तो अंगूठा चालक की गति को दिशा बताएगा, तर्जनिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा होता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। उपग्रह और ग्रह, उपग्रह और ग्रह, लेकिन आपको याद रखना है तारे और ग्रह में, तारे एवं ग्रह में क्या अंतर है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाता है क्यों, यह भी क्वेश्चन विद्यार्थी दिमाग में रखना है। तो ग्रह यह एक खगोलीय पिंड है जो किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है। उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर का होता है तो चक्कर लगाता है। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। गर्म करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह गैस आटे में बुलबुले बनाती है जिससे रोटी और केक हल्के, नरम और स्पंजी हो जाते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो देखिए, तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह मेंडलीफ के आवर्त नियम का क्या है, तो सुधार है। लोहे को जंग से लगने से कैसे बचा सकते थे, ग्रीस करके, पेंट करके, यसद लेपन करके, पेंट या तेल लगा करके, जस्तीकरण करके, यानी जिंक धातु की परत चढ़ा करके, या क्रोमियम या निकेल की परत, इलेक्ट्रो प्लेटिंग करके भी हम लोहे को जंग लगने से क्या हो सकते हैं, तो बचा सकते हैं। संयोजकता क्या है, ऑक्सीजन की संयोजकता देखिए, सबको मालूम संयोजकता क्या है, याद किए जब ऑब्जेक्टिव करा रहे थे हम बताए थे कि संयोजकता किसी भी तत्व के एक परमाणु की वह क्षमता है जिससे वह अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक बंधन बनाता है, और यह बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या होता है, निर्भर होता है। और ऑक्सीजन की, जैसे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या एक विद्यार्थी कितना होता है, तो 8 होता है। और इसे हम जब क्या करें, संयोजकता के रूप में करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा विद्यार्थी 2, 6। और प्रत्येक तत्व के बाह्यतम कक्षा अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है, तो इसके अष्टक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2। तो जितना लेगा वही का होता है, इसकी संयोजकता होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगा। उसका क्लोरीन का याद रखना होगा, सोडियम का यहाँ पूछता है, सोडियम, क्लोरीन। सोडियम को चाकू से क्यों काटा जाता है, ये भी याद रखना है। सूचक क्या है, एक उदाहरण देना है। तो देखिए, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। यह अपना रंग या गंध बदलकर विलयन की प्रकृति को दर्शाता है, जैसे कि लिटमस पत्र है। अम्ल के विलयन को तनु करने पर H3O+ आयन का सांद्रण कैसे बदलता है, तो देखिए, जब किसी अम्ल के विलयन को तनु किया जाता है तो उसमें प्रति इकाई आयतन हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी मिलाने से विलयन का कुल आयतन बढ़ जाता है, जबकि आयनों की संख्या का होता है विद्यार्थी, तो वही रहता है। अगला है तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र यही सर मस्तिष्क से संबंधित है हमारा। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों और प्रणालियों के बीच समन्वय और नियंत्रण स्थापित करता है। यह बाहरी उद्दीपन जैसे गर्मी, ठंड या दर्द के प्रति प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। साथ साथ विद्यार्थी याद रखिए, सर दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए क्या करेंगे, तो याद रखिएगा दीर्घोत्तरीय के लिए अगर जीव विज्ञान में देखिए चित्र से 3, 4, 5 प्रश्न आता है जिसमें आपका हो जाएगा विद्यार्थी पुष्प याद रखिए रोगन, उसके बाद नेफ्रॉन याद रखना होगा, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क,
जिसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, मानव नर जनन अंग, सॉरी पादप नहीं, मादा जनन अंग हो गया, पुष्प हो गया, नेफ्रॉन, मस्तिष्क, मानव नर जनन अंग हो गया। उसके बाद पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। ई जो है कुछ कुछ क्या है महत्वपूर्ण क्या है, चित्र है, जो क्या करना है विद्यार्थी दिमाग में क्या होना है, रखना है, ठीक है ना। अगर उधर से चलेंगे तो आहार श्रृंखला का चित्र याद रखना है। भौतिकी से चलेंगे, भौतिकी से अगर चलते हैं तो विद्युत मोटर याद रखिए लोगों, विद्युत मोटर, जनित्र, परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर याद रखिएगा। उसके बाद विद्युत मोटर हो गया, जनित्र हो गया, हाँ। उसके प्रतिरोध में श्रेणी क्रम प्रतिरोध का व्यंजक, समांतर क्रम प्रतिरोध का व्यंजक, दूरी सूत्र, लेंस सूत्र, इस सब चीज को दिमाग में कहाँ होना है, बैठा करके रखना है। और सबसे प्रबल जो आप जिस पर आपकी पकड़ है, जिस पर आपकी कमांड है, उसी को मजबूती से रखिए। यह अगर जुट जाए तो अच्छी बात है, नहीं जुटता है तो बहुत संशय की बात नहीं है। चूंकि आपकी तैयारी पहले से है, अब जबरदस्ती कहें कि आप चित्र बनाइए, चित्र बनाने में समय व्यतीत कीजिएगा तो फिर दिक्कत हुई। जो आप पहले से चित्र बनाते हैं उसी को पूरा रखिए। अपरा क्या है, तो इसी को बोलते हैं अपरा प्लेसेंटा। देखिए यह क्या होता है, यह एक अस्थायी अंग है जो गर्भ अवस्था के दौरान माँ के गर्भाशय में ही कावत विकसित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है माँ के रक्त से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करना, और साथ ही भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। यह माँ और भ्रूण के बीच एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में भी कार्य करता है। पुरुष नसबंदी की परिभाषा दें तो देखिए, तो पुरुष नसबंदी का एक शल्य चिकित्सा तरीका है जिसमें जन्म नियंत्रण के लिए उपयोगी किया जाता है। इस प्रक्रिया में पुरुष जनन तंत्र के शुक्राणु को वीर्य तक ले जाने वाली नलिका को काट दिया जाता है, या उसे क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। उससे ही क्या कहते हैं हम, तो पुरुष नसबंदी कहते हैं। स्वपोषी विषमपोषी में अंतर, स्वपोषी पादप होते हैं, विषमपोषी जो उसका भक्षण करते हैं। तो जीव अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरा पौधा, शैवाल, ये सब हो जाएगा स्वपोषी है। विषमपोषी जो जीव इस पे आश्रित हो, जो जीव इस पे निर्भर हो, जिसका पोषण इसी जीव के उत्पाद से होता हो, तो उसे हम विषमपोषी कहेंगे। और जब विषमपोषी के बारी आएगा तो मृत जीवी भी आपको याद रखना है, परपोषी याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र याद रखना है, पायरुविक अम्ल याद रखना है। दौड़ने के बाद हमारे शरीर की मांसपेशी में क्रैम्प क्यों होने लगता है, ये भी क्या होना है विद्यार्थी, याद रखना है। अमाशय में अम्ल की भूमिका याद रखना है। तो हम 40 क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, सबको मालूम है आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेघा नामक रोग होता है। यह थायराइड ग्रंथि के असमान रूप से बढ़ने के कारण होता है, जिसमें गर्दन में सूजन आ जाता है। यह थायराइड ग्रंथि के सही ढंग से काम न करने के कारण क्या होता है। आयोडीन के बाद थायरोक्सिन है। आयोडीन की कमी से और भी बहुत सारा बीमारी है। आयोडीन की कम, उसके बाद बहुत सारा क्रिएटिनिज्म देखे होइएगा, जो व्यक्ति का होता है बहुत उम्र में 30, 40, 50 वर्ष का रहेगा, लेकिन उसकी जो व्यवहार होता है छोटे बच्चों के समान होता है, वह भी क्या है, एक प्रकार के आयोडीन की कमी से ही क्या होता है विद्यार्थी, होता है, ठीक है ना। लेकिन आयोडीन की कमी ना होगा सर, एक ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि में ही, जिसके काम न करने के चलते क्या होता है, वह वैसा व्यक्ति महसूस करता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है, यह कब तो जब माँ शिशु को जन्म देने वाली होती है, तो उस समय शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, अन्य तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, तो देखिए वो जो गाय का जो बछड़ा चाहे भैंस का बछड़ा मर जाता है, तो सुई देकर के लोग क्या होता है, दूध उतारता है, जो गैर कानूनी है। ऑक्सीटोसिन का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य बहुत बुरा पड़ता है। इसी ऑक्सीटोसिन के कारण ही हमारे पर्यावरण से देखिए गिद्ध का हो चुका है, खत्म हो चुका है। चूंकि लोग गाय भैंस को बहुत देता था, अब मरने के बाद लोग बाहर फेंक देता था, गिद्ध आता था सब खाता था, उसकी भी संख्या खत्म। इसलिए सरकार ने इस पर क्या कर दिया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी क्या होना है, याद रखना है। आहार श्रृंखला क्या है, उदाहरण देना है। तो आहार श्रृंखला एक अनुक्रम है जो यह दर्शाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे हस्तांतरित होती है। जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है, यह प्रत्येक जीव के पोषण स्तर को दर्शाता है, जैसे घास, हिरन और शेर।
स्वाद कलियां, सर स्वाद कलियां कहाँ होता है? जीभ पे। कहाँ होता है? जीभ पे। और जब जीभ की चर्चा आ गई तो दांत याद रखना, दांत कितने प्रकार का होता है, उसका कार्य क्या है, मनुष्य वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होता है, छोटे बच्चे के मुख में कितने दांत होता है, इनेमल क्या है, ये सब चीज भी क्या होना है? याद रखना है। तो स्वाद कलियां जीभ पर मौजूद सूक्ष्म संवेदी अंग है जो हमें भोजन के विभिन्न स्वाद, मीठा, खाटा, नमकीन, कड़वा का पता लगाने में क्या करती है? तो मदद करती है। हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है विद्यार्थी? देखिए, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त की कोशिका में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। यह रक्त को लाल रंग भी देता है। इसकी कमी से एनीमिया होता है। याद रख, ये पूछता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग, जैसे रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग आवे तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य याद रखना है। खतरे के निशान में याद रखना है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय सूर्य उदय से 2 मिनट पहले और अस्त के 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई पड़ता है? यह भी क्वेश्चन। प्रकीर्णन क्या है? सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? दोपहर में आकाश बादल सफेद क्यों दिखाई पड़ता है? उसके बाद आसमान नीला दिखाई क्यों पड़ता है? यह भी क्वेश्चन का होना है, याद रखना है। लाल तरंग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह धुंध, धुआं या कोहरे में भी सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। इससे ट्रेन ड्राइवर को खतरे का संकेत दूरी से ही मिल जाता है, दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी कारण क्या होता है? चमकता है ना। हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक यानी कि 2.42 होता है। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो वह एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की कोशिश करता है। हीरे का क्रांति कोण बहुत कम होता है, इसलिए प्रकाश बाहर निकलने की बजाय अंदर ही क्या होता है? परावर्तन होने लगता है, जिससे कारण यह बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है। फ्यूज तारे की विशेषता, फ्यूज तार यही फ्यूज तार है जो अभी जो देखे ना विद्युत उपकरण में जो बोर्ड लगा होता है उसमें फ्यूज लगा होता है, ठीक है। उसका काम है सब, जब आवश्यकता से अधिक परिपथ में धारा प्रवाहित होता है तो फ्यूज गल जाता है। और फ्यूज है तो फ्यूज के साथ आपको शॉर्ट सर्किट याद रखना है। शॉर्ट सर्किट के साथ आपको लघु पथन याद रखना होगा। सॉरी, शॉर्ट सर्किट लघु पथन से में अतिभारण याद रखिए। तो हम घर में पर जो वायरिंग होता है परिपथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसके साथ आप ओम का नियम याद रखिए। ओम के नियम प्रयोग द्वारा सत्यापित करें, याद रखिए, ठीक है। हीटर याद रखिए। विद्युत स्त्री याद रखना होगा, आयरन जो होता है ना, यह भी अब दिमाग में क्या होना है? बैठा लीजिए। तो देखिए, इसकी विशेषता, इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होता है, यह पतला और क्या होता है? तो छोटा होता है। घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन क्यों नहीं जोड़ा जाता है भाई? घर में तो घर में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सभी उपकरणों को एक साथ जोड़ा जाता है, इसलिए उपकरण में खराब होने या बंद होने पर पूरा परिपथ काम करना बंद करता है। इसी के अलावा सभी उपकरणों को पूरी वोल्टेज नहीं मिल पाती, इसीलिए समांतर क्रम कहीं क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, श्रेणी क्रम का नहीं। पवन ऊर्जा के लाभ, तो यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह पर्यावरण के, यह जो है पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए भी विद्यार्थी किया जाता है। सबको समझ में आता हो? ज्वारीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? तो देखिए, तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में आने वाले ज्वार भट्टा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। ज्वार के कारण समुद्र जल स्तर में जो उतार चढ़ाव होता है उसे टरबाइन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली का होता है विद्यार्थी तो बनता है। अमाशय में पाचक रस की भूमिका, अभी बताए हैं। अमाशय में अम्ल की भूमिका है। यह एक अत्यधिक अम्लीय वातावरण बनाता है जो भोजन में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारता है। यह अम्लीय माध्यम पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। अब जब यहाँ से तो पीएच स्केल भी विद्यार्थी याद रखिए। पीएच स्केल लेने के बाद अम्ल क्षार लवण से भी क्वेश्चन जो बहुत सारा बनेगा। पीएच का महत्व याद रखना होगा। आर्हेनियस का फॉर्मूला याद, आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा याद रखेगा। वही बहुत सारा कुछ जो दिमाग में बता रहे हैं, पहले से आपको तैयारी, पहले से भी आपका तैयारी है, उसे आप पूरा कीजिए। मछली, केचुआ, मच्छर और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम लिखना है। तो मछली का है गलफड़, केचुआ का नरम त्वचा है, मच्छर श्वास नली और मनुष्य है विद्यार्थी फेफड़ा। समान लैंगिक संचारित रोग का नाम लिखना है। तो कौन है? समान लैंगिक संचारित में गोनोरिया है, सिफिलिस है, HIV एड्स है और जननांग हर्पिस है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? देखिए आ ही गया क्वेश्चन यहाँ पे।
तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। इस समय सूर्य प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारी आंखों तक केवल अधिक तरंग दैर्घ्य वाला ही लाल रंग का प्रकाश पहुंचता है। अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो विद्यार्थी रक्ताभ। धमनी शिरा, याद रखिए धमनी शिरा आई, धमनी शिरा हो तो रक्त लसिका भी याद रखिएगा। देखिए धमनी यह हृदय से अंगों की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। अंगों से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। ठीक है, धमनी रक्त के बहाव का हृदय से अंग की ओर ले जाता है। शिरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है। धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी तथा पेशीय लचीली होती है। शिरा का आंतरिक भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति क्या होती है? पतली होती है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है? देखिए, तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें यस्ट द्वारा पायरुवेट को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह ईस्ट कोशिका के द्वारा जाइमेज और एंजाइम के स्राव के फलस्वरूप संपन्न होता है। रक्त के जमने में पट्टिकाणु की क्या भूमिका है? तो पट्टिकाणुओं द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन का स्राव होता है जो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन को घुलनशील फाइब्रिन में बदलकर आरबीसी के साथ रक्त को थाका बनाने लेता है, जिससे रक्त निकलना बंद हो जाता है। देखे है ना। और एक बीमारी होता है हीमोफीलिया। क्या होता है विद्यार्थी? हीमोफीलिया ही है। हीमोफीलिया है, जिसमें क्या होता है कहीं से कट जाता है ना तो उसका रक्त कहाँ लगता है विद्यार्थी? लगातार बहता है, रक्त क्या होता है रुकने का नाम नहीं लेता है। और यह बीमारी सबसे पहले किसको हुआ था? तो यह बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को ही हुआ था। इसे राजशाही बीमारी भी कहल जाला। दृष्टि निर्बाध क्या है? देखिए, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए जाने के बाद 1/10 सेकंड तक वह स्थिर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थी? तो उसे हम दृष्टि निर्बाध कहते हैं। विद्युत बल में निष्क्रिय गैस, जैसे विद्युत बल में निष्क्रिय गैस आए तो विद्युत बल का नामांकित चित्र भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तब विद्युत बल में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? तो विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन तार का बना तंतु होता है। बल्ब के अंदर की हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में ही फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने पर ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा तथा चूर चूर हो जाएगा। और निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट वाष्पित नहीं होता और निरंतर बल्ब से प्रकाश प्राप्त होते रहता है। अब देखिए, टंगस्टन है तो पूछेगा बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन में क्या बना होता है? इसका गलनांक कितना होता है? यह भी याद रखना है। हीटर में किस तार का प्रयोग करते हैं? प्रतिरोध क्या है? तो विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। कि चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का सूत्र R = VI। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो प्रतिरोध विभवांतर विभव आवेश ये भी क्या होना है? याद रखना है। उत्तम ईंधन की 2 विशेषता, तो इसका उष्मीयमान अधिक होता है, इसका ज्वलन ताप क्या होता है? अधिक होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? याद रखिए। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में अंतःस्रावी क्रियाओं की एक भीड़ को निर्देशित करती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंगों में हार्मोन गति को नियंत्रित करती है। ठीक है ना। चलिए, हो गया, धन्यवाद। हमने कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन किया, लेकिन 40 क्वेश्चन के साथ प्यारे विद्यार्थी हमने बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया है। उस क्वेश्चन को भी आपके पास जो भी फेयर हो, जो नोट्स हो या बुक हो, उसमें से खोज करके एक बार जरूर आपका पढ़ करके एग्जाम देने जाइए और आशा है कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। धन्यवाद।